हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, CSIR UGC नेट जून 2024 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्जाम का पैटर्न चेंज करेगा क्या, क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये सारा डिस्कशन हम आज वाली वीडियो में करने वाले हैं। और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, तो इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एग्जाम की डेट्स भी आ गई हैं, लास्ट डेट टू अप्लाई भी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज वाली वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते, पहले देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.ntaonline.in। तो यहाँ गूगल पे टाइप करेंगे, ये वेबसाइट आप पहुँच जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आगे हमें चेक करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखो स्टेप 1 में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। इससे पहले आप देखो इफ़ यू आर ए न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन बिलो लिंक। तो यहाँ पर जो ये लिंक हमें दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें देखना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमारे सामने ओपन होता है। इसको ना मैंने इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ उस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। फॉर्म फिल करना जब आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको ये पूरा रीड करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, 84 पेजेस का टोटल है, तो मैं सारा तो वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं और मैं आपको बताते हुए भी चलूंगी। ठीक है, सो फॉर्म फिल करने से पहले इसको आप पूरा रीड ज़रूर करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। तो ये सारा इंडेक्स आपको गिवन है। इंडेक्स के बाद आगे आप देखेंगे, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से लेके कब से स्टार्ट हुई और एंड कब तक होगी। तो 1 मई से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि जब अब वीडियो अपलोड हुई है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21 मई। ठीक है, यानी कि 1 मई से लेके 21 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की, तो वो आप 22 मई से लेके 23 मई तक भी पे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी लास्ट मिनट रश अवॉइड करिए, 21 से बहुत पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, अभी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है, पूरा आपने रीड करना है। अगर आपको अप्लाई करना ही है तो जितना जल्दी हो सके आपने अप्लाई कर देना एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी फ़ी कितनी है, तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की सो अमाउंट है 1150। अगर बात करें जनरल में EWS कैटेगरी या फिर OBC NCL तो अमाउंट रहेगा 600। और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर से तो आपका अमाउंट रहेगा 325 रुपीज़। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ी की बात हमने कर ली है। इसके बाद आपने फॉर्म फिल किया, 21 लास्ट डेट है, लेकिन मान लो बाय चांस आपने कुछ मिस्टेक वहाँ पे कर दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है, तो फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी इन बिटवीन 25 मई टू 27 मई, इसके बीच में आपने करेक्शन करनी है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँ, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं आपको डबल चेक करना है सारी इन्फॉर्मेशन को, ऐसे मिस्टेक कोई होनी नहीं चाहिए। सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपसे बेहतर खुद को कोई नहीं जानता, तो बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है, करेक्शन विंडो का वेट ही नहीं करना। बट फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो 25, 26, 27 को आप करेक्शन विंडो ओपन होगी, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीज़ें आपको बाद में वेबसाइट के थ्रू पता चलेंगी। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो CBT ही है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दैट मीन्स ऑनलाइन ही होने वाला एग्जाम। जैसे UGC नेट ने ऑफलाइन मोड में करवाना है इस बार एग्जाम, ऐसा CSIR में नहीं है। जो CSIR UGC नेट है वो साइंस वाले सब्जेक्ट्स के 5 पेपर लेता है, जैसे केमिकल साइंसेज का हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया। तो ये 5 पेपर लेता है CSIR UGC नेट। और बाकी जो बहुत पहले जिसके बारे में चल रही है ना बातें, वो UGC नेट है, उसमें अपना साइंस वालों को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अपना पेपर जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और वही बाकी बात करें टाइमिंग की तो 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है। पहले भी वही होता था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो एग्ज़ाम की डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम होगा आपका 25, 26 एंड 27 जून को हो सकता है, मतलब इन तीनों डेट्स पे होगा, क्योंकि 5 मैंने सब्जेक्ट आपको बताया अभी, तो ना केमिस्ट्री का एग्जाम इन तीनों में से किसी डेट पे हो सकता है। हम अपनी प्रिपरेशन, रिविजन और टेस्ट सीरीज़ को इस तरह से मैनेज करेंगे, ये मान के कि 25 जून को अपना एग्जाम है। ठीक है, तो आपको अपनी सारी स्ट्रेटजी इसके अकॉर्डिंग ही बनानी है। जो टाइमिंग्स होगी एग्जाम की, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या इवनिंग शिफ्ट में होगा, वो फिर हमें NTA वेबसाइट पे बाद में ही पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा तो। ठीक है, बाकी जो सेंटर होगा, डेट या शिफ्ट होगी, वो आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगी। अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है, बाद में अनाउंस होएगा। ठीक है, अगर बात करें वेबसाइट की, यहाँ पे लिखी भी हुई है csirnet.nta.ac.in, और मैंने आपको भी ओपन करके भी दिखाई थी, वहाँ पे भी जाके भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद
अगर आगे बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये फॉर्म फिल करना, जो अप्लाई करना है, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई होगा, जिससे हमेशा होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको अप्लाई भी ऑनलाइन ही करना है। और जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, कहाँ पे होगा, वेबसाइट दे रखी है फिर से csirnet.nta.ac.in। ठीक है, और जो एक कैंडिडेट है वो एक ही एप्लीकेशन फिल करे, अदरवाइज अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फिल करोगे तो फिर आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो एक ही फिल करनी है, सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से डालनी है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे जो ईमेल एड्रेस आप डालेंगे उसमें, और जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो एक्टिव होना चाहिए, उसको आप रेगुलरली चेक करेंगे, क्योंकि एनटीए की साइड से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी या जो भी उनको कम्युनिकेशन करना होगा वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ही करेंगे। तो एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होगा, फिर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे और फोटोग्राफ चाहिए होंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ के आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि जब आप सबमिट कर दोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, तो लास्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या करना है, आपने जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो सारे स्टेप्स, तो फिर आपको कंफर्मेशन पेज जो आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसको लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, उसको सेव करके अपने पास ज़रूर रख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस, कैटेगरी और ये सारी चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज़, ये सारी जो आप प्रोवाइड करेंगे वो फाइनल ट्रीट की जाएंगी, उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। करेक्शन विंडो ओपन होगी, पर उसके बाद भी अगर कोई करेक्शन रह जाती है तो फिर कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब फॉर्म फिल कर रहे हैं आपने पहली बारी में बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये बात रही। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो एनटीए की वेबसाइट है जिसमें हम सारी बात कर रहे हैं, आपको उसको फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहना है, और जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उसको भी रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गड़बड़ होते हैं आपके फॉर्म में, मान लो आपकी फोटो सही से अपलोड नहीं हुआ है, सिग्नेचर ढंग से अपलोड नहीं हुआ है, तो फिर आपको ईमेल के थ्रू ही पता चलेगा, तो आपको साथ साथ वो रेक्टिफाई करके अपलोड करते जाना है ना। तो आपकी ईमेल आईडी जो है एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स लास्ट में फंसते हैं। देखो इन्होंने यहाँ बोला है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जून में जब एग्जाम होगा, जब देने जाओगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, पहली बात। इसके बाद आप ना एक फोटोग्राफ भी लेके जाएंगे, एक फोटो आप अभी अपलोड करेंगे और आपको वही फोटो, उसकी फिजिकल कॉपी, यहाँ लिखा हुआ एडिशनल फोटोग्राफ, जो सेम होगी एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, आपको सेम फोटो एग्जाम वाले दिन अपने साथ लेके जानी है, अटेंडेंस शीट पे वही पेस्ट होगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि उस टाइम पे जब एग्जाम देने जाओगे तो एक आपको ओरिजिनल फोटो आईडी भी लेके जानी है। जैसे आप सपोज करिए अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड हो सकता है आपका, ठीक है, कॉलेज का आईडी कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल कार्ड आप लेके जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे ना, अभी जब आप फॉर्म फिल करोगे तो भी आपसे वो एक आईडी प्रूफ मांगेगा, तो मैं तो वही बोलूँगी जो आप अभी फिल कर रहे हैं उसी को साथ में लेके जाना। ठीक है, और आगे किसी एक पॉइंट में ना ये भी लिखा हुआ था कि जो भी नेम आपका एडमिट कार्ड पे आ रहा है वही नेम आपका इस आईडी पे भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरा नाम आधार कार्ड पे ज्योति राठी लिखा हुआ है तो एडमिट कार्ड पे भी मेरा नाम ज्योति राठी होना चाहिए, तभी वो एंट्री अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी नाम अपना एडमिट कार्ड में आप डाल रहे हैं, आपको वही आईडी वहाँ पे फिल करनी है, वही आईडी अपने साथ कैरी करके लेके जानी है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना लास्ट में, वरना फिर कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, हाँ अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिलेबस देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सिलेबस आप जाके देख सकते हैं www.csirhdg.res.in पे। इस पे आपको आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अपना सिलेबस पता चल जाएगा, अगर आप देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ना कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जो कि नई है इस बार के लिए। पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ये बात पहले भी थी, अभी भी है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पहले जब रिजल्ट आता था तो जो रिजल्ट आता था वो 3 कैटेगरीज आती थी उसमें। एक ऐसे वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका सिर्फ JRF क्वालिफाई हुआ है, दूसरी वाली लिस्ट ऐसे कैंडिडेट्स की जिसमें सिर्फ LS क्वालिफाई हुआ है, और थर्ड होती थी ऐसे कैटेगरी जिसमें नेट प्लस JRF दोनों हो गए, यानी कि LS प्लस JRF दोनों हो गए हैं। इस बार जो होगा, इस बार ना अलग से कैटेगरी बनी, इस बार 3 कैटेगरी बनेंगी। एक तो ऐसे वाले कैंडिडेट्स होंगे, यहाँ देखो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है इसको, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD।
यानी कि ऐसे वाली कैटेगरी एक बनाई जाएगी डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब कट ऑफ आएंगी, तो वो 3 कैटेगरीज में कट ऑफ आएंगी। तो एक कैटेगरी रहेगी जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब आपका एलएस क्लियर हो गया है और आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, लेकिन आपका जेआरएफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपका एलएस क्वालिफाई हो गया है, लेकिन आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करें, जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट आपकी हो सकती है और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका जेआरएफ नहीं हुआ है। सेकेंड कैटेगरी बनेगी द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अंडर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ऐसे वाली लिस्ट आएगी, इसमें ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उनका ना तो जेआरएफ हुआ है और ना ही उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ना तो नेट हुआ है ना जेआरएफ हुआ है, लेकिन उनके मार्क्स के बेसिस पे वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि 3 कैटेगरीज बनेंगी। कैटेगरी 1 वो होगी जिनका जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, यानी कि जेआरएफ लिखा हुआ है, यानी कि जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी क्वालिफाइड है, वो पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी होगी जिसमें जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी होगी जिसमें आपका जेआरएफ भी क्वालिफाइड नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये बहुत नई चीज़ है, तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी चैनल पे, बट अभी के लिए आप इसको देखो। ठीक है, आप अच्छे से इसको रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर यूजीसी रेगुलेशंस 2022। दैट मीन्स जो कैंडिडेट्स जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होगा जब वो अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए तो उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पीएचडी मिलेगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है तो नॉर्मल है कि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है वो ऐसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इन्होंने कहा है जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, कैटेगरी 2 में भी और कैटेगरी 3 में भी जेआरएफ नहीं हुआ है, तो इस वाली कैटेगरी में क्या होगा, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसको आप एंट्रेंस टेस्ट के जैसे यूज़ करोगे। फिर पहले क्या होता था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट करवाती थी, तो पहले आप वो क्लियर करोगे, उस बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो अब बात ये हो गई आपके इंटरव्यू में अगर आपके नेट के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए हैं, अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में लाइक करते हो, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही बात बोली कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो 70% वेटेज मिलेगी आपके मार्क्स को, जाकर आपके नेट में जितने मार्क्स आए हैं, और 30% वेटेज मिलेगी आपको इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया है फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो भी कैंडिडेट्स कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आएंगे, उनका जो स्कोर कार्ड है, जो मार्क्स उनके हैं, वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेट। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा ना इस एग्जाम का, तो उसके 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। आप चाहें तो पीएचडी के लिए अप्लाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो बस बाकी बाद में लिखा हुआ है कि जितने कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे नेट के लिए, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कितने सिर्फ एडमिशन लेंगे पीएचडी में, तो ये जो है रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो फिर जो स्टाइपेंड मिलता है, जैसे मान लो आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो पीएचडी के जो फर्स्ट 2 ईयर्स होंगे उनमें स्टाइपेंड मिलता है 37,000 पर मंथ। इसके बाद जब आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 3rd ईयर में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको जेआरएफ से प्रमोट करके एसआरएफ पे शिफ्ट किया जाता है, जिसमें जो स्टाइपेंड रहेगा दैट विल बी 42,000 पर मंथ। ठीक है, फॉर द 3rd ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि मान लो 3rd वाली ईयर में अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से जाता है तो आपको अगर प्रमोट कर दिया गया है तो फिर 3rd ईयर में भी उसके बाद जैसे मान लो 4-5 जितना टाइम में आपकी पीएचडी चलेगी तब तक आपको 42,000 मिलेंगे पर मंथ। इसके बाद इन्होंने लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा एसआरएफ में, फिर आपको जो जेआरएफ वाला अमाउंट था 37,000 पर मंथ वही कंटिन्यू किया जाएगा आगे भी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखो, यहाँ सबसे पहले आप देखो जो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं या वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हों, उनके एमएससी में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। एटलीस्ट लिखा, मतलब कम से कम 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। अगर आपके 54.9% भी हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, बिना राउंड ऑफ किए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए।
ठीक है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं ओबीसी, SC ST कैटेगरी या फिर PWD या थर्ड जेंडर, तो उस वाले केस में आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए MSc डिग्री में। यहाँ भी एटलीस्ट लिखा हुआ है और विदाउट राउंडिंग ऑफ, अगर 49.9% भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री। ऐसे वाले कैंडिडेट्स जो अपने मास्टर्स डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, यानी कि जो अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं अगर, वो भी एलिजिबल है एग्जाम को देने के लिए। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अपने MSc फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है, और जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड कैटेगरी में है, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया फाइनल ईयर में सपोज, तो फिर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ये लिखा हुआ है कि ऐसे वाले कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया, जो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, तो फिर आपको जो नेट का सर्टिफिकेट है वो तभी मिलेगा जब आप जाके अपनी मार्कशीट वहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बट आपको नेट का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब अपना MSc कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और फिर ये भी लिखा हुआ है, सपोज करिए आप MSc फर्स्ट ईयर में हैं, तो फिर आपके पास ना यहाँ लिखा हुआ है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 2 साल, जैसे नेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 साल का आपके पास टाइम है। अगर आपकी बैक भी लग जाते हैं मान लो फाइनल ईयर में, तो भी आपको जल्दी से क्लियर करके आपको जाके अपनी मार्कशीट वहाँ पे सबमिट करनी है, तब जाके आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे वाले कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करेंगे अंडर द कैटेगरी एडमिशन टू PhD ओनली, तो फिर आपको अप्लाई, जैसे नेट का रिजल्ट आएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अपनी MSc क्लियर करनी है, एडमिशन लेना है PhD में, वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद अगर बात करें अपर एज लिमिट की, तो इन्होंने बोला है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो मेल कैंडिडेट्स हैं, they should not be more than 30 years as on first day of the month in which the examination is concluded, that is June 2024, यानी कि 1 जून से पहले आप 30 years के नहीं होने चाहिए। अगर आप 30 years के नहीं हुए 1 जून से पहले तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates belonging to OBC NCL, SC ST PWD third gender and women applicants, यानी कि वैसे तो 30 इयर्स वाली कंडीशन है, बट 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के भी, तो भी आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो एज लिमिट सिर्फ JRF के लिए थी, और PhD में एडमिशन लेने के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। दैट मीन्स अगर आप सपोज करिए आपकी एज 32 है, आप सपोज करिए मेल कैंडिडेट है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो भी अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पर वापस से लिखा गया जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, में से कोई एक करेक्ट होगा। अगर बात करें केमिकल साइंस के पैटर्न की, सो जैसे पहले होता है एक पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 करने होते हैं। पार्ट B में 40 क्वेश्चन आएंगे, 35 करने होते हैं। पार्ट C में 60 आएंगे, आपको 25 करने होते हैं। ठीक है, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। पार्ट A जो है उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, अगर गलत हो तो 0.5 नेगेटिव जाएगा। अगर पार्ट B की बात करें, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, अगर गलत हुआ 0.5 नेगेटिव। पार्ट C में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, अगर गलत हो तो 1 नंबर जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल क्वेश्चन एग्जाम में 120 आएंगे, बट आप अटेम्प्ट 75 कर रहे होंगे, और ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे एग्जाम पहले होते थे बिल्कुल वैसे ही होंगे, जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे आपको बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद हाँ, अगर बात करें केमिकल साइंसेज की, यहाँ पे एक लास्ट लाइन मेंशन की जो हर इसमें मेंशन है, वो ये है द कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड फॉर ईच क्वेश्चन द करेक्ट और द बेस्ट आंसर। कई बार क्या होता है, मुझे लगता है क्वेश्चन के ऑप्शंस सही नहीं बने हुए, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, या तो आप करेक्ट आंसर ढूंढो। अगर करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन जिस भी लैंग्वेज में जिस भी तरीके से फ्रेम किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट आंसर लगे वो आपने मार्क करके आना है। तो एक क्वेश्चन का कोई एक ही आंसर सही होगा, वो आपने मार्क करना है। तो इसमें पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे चूज़ करवाएंगे आप हिंदी में देना चाहते हो इंग्लिश में देना चाहते हो। ठीक है, और मान लो आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ और वैल्यू लिखी हुई है और इंग्लिश में कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, तो उन्हें लिखा है यहाँ पे क्या, जो इंग्लिश वर्जन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी कि जो इंग्लिश वर्जन है उसमें जो भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई है उसको फाइनल ट्रीट किया जाएगा।
हो सकता है फॉर्म फिल करते टाइम आपको सब्जेक्ट कोड की नीड हो, तो जो केमिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट कोड है 701। ठीक है, फिर से सिलेबस का बताया गया है कि www.csirhdg.res.in पे जाके आप सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं, आपने अब तक चेक नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको हाईलाइट करके ऑलरेडी बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं ना, तो पहले आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट 4 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइसेस वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपसे एग्जामिनेशन सेंटर वो चूज़ करवाएगा, वहाँ पे आपको 4 सिटीज़ की चॉइस मिलेगी, तो आपने जो भी आपके नियरेस्ट पड़ते हैं उनको चूज़ कर लेना, 4 आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सारा बता पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ यहाँ पे ये बताएगा आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेम होगा आपके आईडी कार्ड पे, दैट शुड बी सेम जो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इनका आपने ध्यान रखना है। अगर मान लो बाई चांस किसी भी रीज़न से, किसी इवेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मैरिज की वजह से आपका नाम चेंज हुआ है, तो फिर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना पड़ेगा, किस वजह से आपका फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड में नेम चेंज हो गया है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और फिर यहाँ ये लिखा गया, मान लो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड ना कर पाओ या फिर आपको कुछ और हेल्प चाहिए, तो फिर जो हेल्पलाइन है वो 9:30 AM to 5:30 PM ओपन है, आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। और या फिर क्या कर सकते हो, NTA को मेल लिख सकते हो, किस पे, csirnet@nta.ac.in, यहाँ पे आप मेल लिख सकते हो, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे फिर से वही वाला पॉइंट है, जो आप एग्जाम देने जब जाओगे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, जो सेम होनी चाहिए, आप अपलोड करेंगे तो ध्यान से अपलोड करना, ध्यान रखो आपके पास वो होनी भी चाहिए, आपको वही लेके जानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसी PDF में ना आगे जाके जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो भी दे रखी हैं, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो, जैसे आप देख लो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको दिखा रखी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी आप देख के चूज़ कर सकते हैं, बाकी जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट आपको पूरी लिस्ट अगर देखनी है तो यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। और बाकी जो भी आपको सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग चाहिए होगी वो भी नीचे PDF में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, 25, 26, 27 जून में से अपना एग्जाम होने वाला है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, जैसे पहले होता था बिल्कुल सेम होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। जैसे प्रिपरेशन आप करे थे वैसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। मैं आपको फिर से यही बोलूँगी, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, फटाफट से रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करिए, प्रीवियस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट करिए, और जितना हो सकता है उतनी आपको रिविजन करनी है। एग्जाम बहुत पास है, अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, वैसे 2 महीने ही अगर आप देखोगे ना तो बहुत टाइम है, अगर रिवाइज करोगे, अच्छे से टेस्ट दे लोगे, अभी भी आप बहुत अच्छे रैंक ला सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट करना है आपने। अगर कुछ और आपको वीडियो चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको बना के दूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फॉर्म फिल करते टाइम इसको पहले रीड कर लेना अच्छे से, और अपनी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से आपने फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।